देश टॉप 10 के बाद आइए अब देखते हैं विदेश की 10 प्रमुख खबरें विदेश टॉप 10 में। कनाडा में हो सकते हैं समय से पहले चुनाव। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गवर्नर जनरल से संसद भंग करके अप्रैल में चुनाव करवाने की मांग की। ट्रंप के ग्रीनलैंड के टेक ओवर के बयानों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वेंस का ग्रीनलैंड दौरे पर साथ होंगे सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स। अमेरिका भर में टेस्ला के डीलरों के सामने प्रदर्शन जारी। सरकार से एलॉन मस्क को बाहर करने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। रूस के पूर्व उपराष्ट्र मंत्री तिमूर के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है। पिछले साल किया गया था गिरफ्तार। अमेरिका से निकाले गए दक्षिणी अफ्रीका के राजदूत इब्राहिम देश लौटे हैं। केप टाउन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। इजरायल हमले के बाद गाजा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों के एक टेंट कैंप के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ है। हालांकि इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उनके सैनिकों ने शनिवार को बेत हुनून के उत्तरी गाजा पट्टी क्षेत्र में अभियान शुरू किया है और एक प्रेस में उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य उत्तरी गाजा में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने का होगा। काबुल के मेयर इक्रेम की गिरफ्तारी के विरोध में करीब 1300 लोग जर्मन राजधानी की सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों में से कई लोग जो हैं तुर्की मूल के थे। रूस द्वारा कीव को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किए जाने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। ह्यूस्टन के नाइट क्लब में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल करने वाले 2 संदिग्ध की तलाश जारी है। ह्यूस्टन पुलिस वीडियो और गवाहों की मदद से जांच में जुटी है। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भजनाथ सरकार ने कोचिंग बिल को प्रवर समिति में भेज दिया है। सदन में सोमवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा सदन में कहा कि शिक्षा का केंद्र कोटा है और आज कोचिंग उद्योग बनकर रह गया है। कोचिंग केवल व्यवसाय और लाभ के लिए ना चले और इस बिल उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को परेशान करने का नहीं है, बल्कि बिल से सभी कोचिंग संस्थानों को क्या कहा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन राणा सांगा हमारे मेवाड़ की शान थी और उन्होंने हिंदू सम्राट के रूप में उनका नाम था और उन्होंने गुजरात, मालवा, दिल्ली की रक्षा की। उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया और ऐसे व्यक्तित्व के लिए इंडिया गठबंधन के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो शब्द कहे कि वो गद्दार है, हम उसकी निंदा करने के लिए मैं खड़ा हुआ था। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के हरिमोहन जी शर्मा वो खड़े हुए विरोध करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रामजी लाल सुमन के समर्थन में बोल रहे थे। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो सपा के सांसद का बयान था उसमें कांग्रेस भी नहीं थे। राजस्थान के कई शहरों में विरोध हुआ, हालांकि अब सदन में जो हुआ उसके बाद कांग्रेस ने बाहर आकर कहा है कि वो इस बयान की जो है उसके साथ नहीं है और राणा सांगा हमारे आदर्श हैं। लेकिन इस तरह से बार बार क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? क्या लगता है कुछ माइलेज हासिल करने की कोशिश है इस बयान के? देखिए, ये पूरी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है और उसी राजनीति के तहत वो इस तरह के बयान देते हैं। लोग उत्तेजित और जो अल्पसंख्यकों को वोट है उनके साथ जुड़े, उसके अलावा मुझे तो कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हिंदुस्तान में रह के हिंदू सम्राट को कोई गाली दे, कोई गद्दार कहे। और आप देख रहे हैं सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और हम उसकी भर्त्सना इसलिए कर रहे हैं। मैं तो विधानसभा में इसलिए मैंने बात रखी थी कि यहाँ पर एक इस तरह सब मिलके उनके खिलाफ कोई इस तरह का प्रस्ताव लाए। हालांकि वो लोकसभा का राज्यसभा का मैटर था, लेकिन ठीक है, बात पूरी होनी पाई हमारी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने का चेहरा नकाब चेहरे से उतर गया कांग्रेस।
बिल्कुल श्रीचंद कृपलानी आज इन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। बाद में ये कहा गया कांग्रेस के विधायकों की ओर से कि वो राज्यसभा का मसला है और फिर इस बात को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अब से कुछ देर पहले साफ किया है कि राणा सांगा उनके आदर्श हैं। जो राजस्थान के लिए उनका तो भजनाथ सरकार ने देखिए कोचिंग बिल को प्रवर समिति में भेज दिया है। सदन में सोमवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा सदन में कहा कि शिक्षा का केंद्र कोटा आज कोचिंग उद्योग बनकर रह गया है। कोचिंग केवल व्यवसाय और लाभ के लिए ना चले, इस बिल से उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को परेशान करना नहीं है, बल्कि बिल से सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। कोई भी कोचिंग बिना सरकारी अनुमति के नहीं चलेगी। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बिल में खामियां बताई हैं और सरकार को निशाना। 31 जनवरी से शुरू हुआ राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। क्या लब्बोल हुआ, क्या हासिल है इस बजट सत्र से? देखिए, सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन हकीकत ये है, इतिहास इन लोगों ने बना दिया। एक बिल तो ऐसा है पानी वाला जो प्रवर समिति को 2 बार भेजा गया है, जो कि आज़ादी से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 बिल और भी इन्होंने प्रवर समिति को भेजे हैं। आज कोचिंग वाला बिल था, जिस प्रकार से लेके आए हैं ऐसा लग रहा है कि बिल लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कोई मजबूरी है जिनकी वजह से बिल लेके आए हैं और फिर उसको वापस प्रवर समिति को भेज दिया। कोई तैयारी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं कि किस प्रकार से हम बिल लेके जा रहे हैं, उस पर क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या कमियां हैं, किन लोगों से चर्चा हमें करानी चाहिए, जो उस चीज़ से रिलेटेड हैं, उस अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, एनजीओ से, जनप्रतिनिधियों से बात हम करें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है पता नहीं अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है। कोई तैयारी, कोई प्लानिंग नहीं है। मंत्री पूरे सत्र के अंदर जवाब नहीं दे पाए, चर्चा से बचते रहे। ऐसा लगता है कि बस हमें तो सीधा सीधा पूछ लो, घुमा के तो पूछो ही मत। तो ये स्थिति सरकार की रही है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कोचिंग संस्थानों से सरकार मिली हुई है, क्या इस वजह से कमजोर बिल लेकर? 100% मिली भगत है। मेरा सीधा आरोप है, सरकार मिली हुई थी इसलिए कमजोर बिल लेके आई और ऐसा बिल लेके आई जो लागू नहीं हो। इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है और जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी ये बिल ला नहीं सकते। ये तो इन्होंने एक तरीका निकाला है कि बिल भी ले आए, कोचिंग वालों को डरा भी दिया और बिल भी लागू नहीं किया। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 24 बैठकें हुई, आप ये कह रहे हैं कि बिजली पानी जैसे मूलभूत मुद्दे हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि उस पर चर्चा नहीं हो पाई। इतिहास गवाह है, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था, इन पे हमेशा चर्चा होती है। पिछली बार कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कराई इन लोगों ने, अब की बार बिजली पे चर्चा नहीं कराई। अध्यक्ष जी के कहने के बावजूद संसदीय मंत्री के द्वारा मना किया गया। बीएससी की मीटिंग में तय होने के बावजूद कि आप जब कहेंगे जब हम बिजली पे चर्चा कराएंगे, उसके बावजूद बिजली पे चर्चा नहीं कराई गई। पिछली साल भी बिजली की जो हालत थी, किसान त्रस्त है। आप यहाँ विधानसभा में मंत्री झूठे आंकड़े पेश कर दे और पिछली सरकार को ही कोसता रहे कि आप लोगों ने महंगी बिजली खरीदी या आप लोगों ने जो बिजली लेन देन का था कि जो उधार का सिस्टम था उसको बैंकिंग सिस्टम है उस पर आपने उंगली उठाई। ठीक है, आप वो सारी बातें कर सकते हो, लेकिन आप बिजली तो दीजिए। आप मत खरीदो, मत बैंकिंग करो, पर बिजली तो दो। आज हकीकत ये है कि किसान को आज भी बिजली पूरी नहीं मिल रही, ट्रिपिंग चल रही है लगातार। और गर्मियों के अंदर तो पिछली बार बुरे हालात रहे और बरसात होने के बाद तक भी बिजली की व्यवस्था नहीं सुधरी थी, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। बरसात होते ही बिजली ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है, लेकिन इनकी कोई तैयारी नहीं है और नए तैयारी पे कोई चर्चा कराना चाहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर आज आखिरी दिन तक गहमा गहमी रही। आप ये करें कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, आज भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ था? देखिए, मेरे जब बोलने का समय आता है, अभिभाषण पे मेरे को बोलना था जिस दिन, उस दिन इनके मंत्री का बयान आया किरोड़ी लाल मीणा जी का कि सरकार मेरे फोन टेप करा रही है। ये मामला मैंने सदन के अंदर उठाया, हमने हंगामा किया। अंदर सरकार ने जवाब नहीं दिया और बाहर आके जवाब देके चले गए। अगर वो लोग अंदर जवाब देते तो हमें बाइकाट करना ही नहीं पड़ता। सबसे पहली बात, आज भी आपने देखा होगा और कोई कई बार ऐसा आपने दृश्य देखा होगा कि मेरा माइक बंद किया जाता है। आज जब क्वेश्चन आवर में जब मैं बिजली पे सप्लीमेंट्री पूछ रहा था तो मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अनुमति नहीं दी गई। क्यों भाई?
जब इसी सदन ने ये तय किया है कि नेता प्रतिपक्ष कोई भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, अधिकार हर क्वेश्चन पे पूछने का है, लेकिन मैं मात्र 3 या 4, 2, 1 इस प्रकार से पूछता हूँ, और मैं पूछता हूँ तो मंत्री जवाब नहीं दे पाते, इसलिए बचते हैं, इसलिए डरते हैं, इसलिए मेरे को बोलने नहीं देते। आज भी बिजली का क्वेश्चन था, मैं पूछ लेता तो इनके क्या दिक्कत थी? आप ये बताइए, अपन यहाँ जो क्वेश्चन आवर होता है, इसका मतलब ये है कि इसके रिजल्ट निकले। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 20 क्वेश्चन आज कर दिए, आप 10 ही करो ना, आप 5 ही करो ना, पर 5 करो तो 5 का फायदा राजस्थान की जनता को मिले, इस मनसा के साथ क्वेश्चन और होता है। लेकिन यहाँ मनसा दूसरी है, यहाँ तो टाइम पास करो जी, निकलो जी फटाफट, ये नेता प्रतिपक्ष से पीछा छूटे, ये क्यों पूछ रहा है? आज मैंने पूछा, बताओ आप, समाज कल्याण मंत्री ने जवाब दिया, न अध्यक्ष ने जवाब दिलवाया। ये मुद्दा तो पिछले सत्र में भी था कि मंत्री शायद ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे, सीएम ने बैठक भी ली थी। मंत्रियों की परफॉर्मेंस जवाब देने के मामले में आप क्या मानते हैं? 50% परफॉर्मेंस है, 50% मंत्री अच्छा जवाब देते हैं, 50% से ज़्यादा जो है वो एकदम फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बिना तैयारी के आते हैं। तैयारी भी क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बड़ी हवा के अंदर हैं, इस सदन की नियम और परंपराओं को नहीं समझते हैं और नहीं समझना चाहते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लगाते हैं तो उनको ऐसा लगता है ये मेरा दुश्मन है, पर्सनल दुश्मनी तक निकालते हैं, मेरे खिलाफ मुद्दे ढूंढते हैं अलवर के अंदर कि टीकाराम जूली के खिलाफ क्या मुद्दे हैं। अब मेरे खिलाफ क्या मुद्दा मिलेगा? अब रस्सी का सांप बना देते, भाई इनकी मर्जी है, राई का पहाड़िया बना सकते हैं, वो तो इनकी मर्जी है। बाकी टीकाराम जूली आम जनता के बीच से आया हुआ एक साधारण सा इंसान है। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राजस्थान की जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता राजस्थान की जनता है। विपक्ष में आने के बाद में कोई इतनी लड़ाई इनसे मोल नहीं लेता जितनी मैं लेता हूँ। तो देखिए, सदन में सोमवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा सदन में कहा कि शिक्षा का केंद्र कोटा आज कोचिंग उद्योग बनकर रह गया है। कोचिंग केवल व्यवसाय और लाभ के लिए ना चले, इस बिल उद्देश्य से कोचिंग संस्थानों को परेशान करने की कोई मंशा नहीं है हमारी, बल्कि बिल से सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित हो, यही हम चाहते हैं। कोई भी कोचिंग बिना सरकारी अनुमति के नहीं चलेगी। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। सर, विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, कैसे देखते हैं, क्या लबोलुआ आप, क्या हासिल रहा इस सत्र? देखिए, आज आपने हमारे स्पीकर महोदय का स्टेटमेंट पढ़ा होगा जो उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर दिया। इतना ऐतिहासिक सदन हमारा रहा है, फ्लोर मैनेजमेंट हमारा सबसे उत्तम रहा है, और जो काम पहली बार इतिहास में, चाहे स्थगन प्रस्ताव है, चाहे पर्ची का जवाब है, चाहे क्वेश्चनों का जवाब है, सबसे ज़्यादा रहा है। और हमने 14 बिल इस बार सदन में लाए, इसमें से हमने 6 बिल पास कर दिए, 2 बिल पेंडिंग रह गए, और 3 बिल को हमने परवर समिति को भेज दी। परवर समिति को उन बिलों को भेजा जिसका फोरकास्ट इफेक्ट होने वाला है, चाहे पेयजल भूजल से संबंधित था, चाहे हमारे दूसरा बिल से संबंधित था, ये आज वाला कोचिंग से संबंधित था, जिनका इफेक्ट भविष्य में युगों युगों तक होने वाला है। उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, हर बिंदु पर जांच होनी चाहिए। विधानसभा के फ्लोर पर जो सदस्य सुझाव दे उसको विरोधी नहीं मानना चाहिए, उसको विरोधी नहीं मानते, उस सुझाव को हम स्वीकार करते हैं और उसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में सुधो। कोचिंग सेंटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे विद्यार्थियों का भविष्य भी है। दोनों का सामंजस्य हो, और जैसे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जितने सुझाव दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि सबसे बेस्ट बिल है, लेकिन ये 1-2 बात और इसमें कंसीडर करनी चाहिए, तो सरकार का ये मानना है कि इन सारी बातों को परवर समिति के सामने देखा जाएगा और आने वाले सत्र में इसको पुनः पेश करेंगे। टीकाराम जूली ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार कोचिंग सेंटर से मिली हुई है, इसलिए कमजोर बिल लेकर आई ताकि प्रवर समिति को भेजा जा सके। ये आरोप निराधार है, मनगढ़ंत है, और मैंने जैसा पूर्व में भी कहा है, कांग्रेस की नकारात्मक की मानसिकता बन चुकी है। वो किसी बिल की ऐसा ही, अगर ये बिल कमजोर था तो आज माननीय शांतिदास जी धारीवाल जो कोटा से आते हैं, जहाँ कोटा में सबसे बड़ा हब है, उन्होंने बुरी प्रशंसा इस बिल की है। तो प्रत्येक जिले में जिला की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष, जैसा हम आपको दिखा भी रहे थे, टीकाराम जूली ने बिल में खामियां बता दी हैं और सरकार को निशाने पर ले लिया है। जूली ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार कोचिंग संस्थानों से मिली हुई है, इसीलिए कहीं ना कहीं जानबूझकर कमजोर बिल लाया गया है ताकि प्रवर समिति को
भेजा जा सके। तो भजनलाल सरकार ने कोचिंग बिल को प्रहर समिति में भेज दिया है, प्रवर समिति में भेज दिया है। सदन में सोमवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर चर्चाएं भी हुई। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक पर चर्चाएं हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा सदन में कहा कि शिक्षा का केंद्र कोटा आज कोचिंग उद्योग बनकर रह गया है। कोचिंग केवल व्यवसाय और लाभ के लिए ना चले। इस बिल से उद्देश्य हमारा कोचिंग संस्थानों को परेशान करना नहीं है, बल्कि बिल से सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना। सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे इनपुट एडिटर। इसी खबर पर और जानकारी दे देंगे। सुशांत, तो कहीं ना कहीं ये जो बिल आया है उस पे क्यों निशाना साध रही है विपक्ष? देखिए, बिल अभी प्रवर समिति को यानी सिलेक्ट कमेटी को चला गया है और सिलेक्ट कमेटी कुछ सुझाव संशोधन जोड़ेगी। उसके बाद फिर अगले सत्र में जो है उसको फिर सदन में रखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि बहुत महत्वपूर्ण बिल था, बहुत बात हुई इसे लेकर, बहुत चर्चा हुई। कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया था और लग रहा था कि आज सदन में पारित हो जाएगा। हालांकि विपक्ष ने सदन के भीतर कहा था कि इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए और बाद में अभी जो टीकाराम जूली हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कोचिंग सेंटर से मिली हुई है, इसलिए जानबूझकर कमजोर बिल वो लेकर आए ताकि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। लेकिन जवाब में जब हमने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो उनको सदन में अपना रुख साफ करना चाहिए था। वहाँ वो जनमत जानने के लिए कह रहे थे, सिलेक्ट कमेटी के लिए कह रहे थे, बाहर इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बिल है जो आने वाली कई पीढ़ियों पर इसका असर पड़ेगा। लिहाजा सरकार की मंशा है कि इसमें जो भी कमियां खामियां हैं, जो शायद कुछ पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको शायद बेहतर किया जा सकता था, तो बिल लाने में जल्दबाजी की बजाय अगले सत्र में सरकार लेकर आए, लेकिन ऐसा बिल लेकर आए जो मजबूत हो और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये बिल जो है मदद करे। तो कुल मिलाकर प्रवर समिति को चला गया है और आज इसी के साथ जो अनिश्चित काल के लिए राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। भरतपुर से देखिए बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक। जी हाँ, युवक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, लगे हुए हैं। युवक कर रहा है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो भरतपुर से बड़ी खबर, मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक। देखिए हम आपको युवक दिखा रहे हैं। ललितेश लाइव जुड़ गए हमारे साथ। ललितेश, युवक को समझाने की कोशिश जारी है, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। युवक कह रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले भी ये युवक जो है कहीं और चढ़ गया था किसी मोबाइल टावर पर, अब ये किसी और दूसरे मोबाइल टावर पर चढ़ गया है भरतपुर में। क्या लेटेस्ट जानकारी आपके पास? बिल्कुल आदित्य, देखिए पहले ये डीग जिले के एसपी कार्यालय के पास टावर पर चढ़ा था और आज भरतपुर शहर पहुंचा और कोतवाली थाना क्षेत्र के एक बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया है। करीब 8 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। जो हरीश नाम का व्यक्ति है उसके भतीजे की हत्या कर दी गई थी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। थोड़ी देर पहले सीओ सिटी और एडिशनल एसपी यहाँ पहुंचे थे, इससे समझाइश की गई। ये नीचे आया था बात करने के लिए, लेकिन इसका स्पष्ट कहना है कि जो अन्य आरोपी हैं, 6 आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 11 आरोपी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसको लेकर के जब अधिकारियों ने कहा, इसको आश्वासन दिया, लेकिन ये नहीं माना और अभी भी ये टावर पर चढ़ा हुआ है। जो अधिकारी थे वो घर चले गए, लेकिन बाकी यहाँ जो कोतवाली थाने का जाब्ता है वो लगा दिया गया है। सिविल डिफेंस की टीम है वो मौके पर मौजूद है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका ललितेश महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान प्राइम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।